गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी पढ़ा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। तो हमें समाज की विविधता को नहीं देखना है, हमें कक्षा में विविधता क्या है उसे देखना है, ठीक है। कक्षा में विविधता का अर्थ, इसका आशय लोगों में सामूहिक भिन्नता भी है। वे भिन्नताएं जो एक समूह से दूसरे को पृथक करती हैं। ये भिन्नताएं संस्कृति, भाषा, लिंग, धर्म, शारीरिक संरचना, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरचना, योग्यताएं, मूल्यों एवं मान्यताओं से संबंधित हो सकती है। एक कक्षा में देखिएगा आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं। सभी का घर एक ही नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग घर होता है। हर किसी के पास अलग अलग परिवार होते हैं। हर किसी के पास परिवार के जो सदस्य होते हैं वे भी अलग अलग होते हैं। हर एक बच्चे की संस्कृति अलग होती है, संस्कार अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई बच्चा चुपचाप बैठता है, कोई बच्चा बहुत शोर मचाता है। कोई बच्चा को अगर आप समझा देते हैं कुछ, ये अच्छा है, तो वो सीख लेता है। किसी बच्चे को अगर आप बार बार 50 बार समझाएंगे कि बेटा ये अच्छा है, फिर भी वो नहीं मानेगा। उसके घर पर उसे जो सिखाएंगे वो उसी को मानेगा, ठीक है। तो बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। कोई बुद्धिमान होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बहुत ही कम पढ़ता है, ज़्यादा समझ नहीं पाता है। किसी की बुद्धि लब्धि जो है बहुत ही ऊपर होता है, तो किसी की बहुत कम होता है। लिंग देखिए, कोई लड़की तो कोई लड़का, ये भी एक कक्षा विविधता है। भाषा सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि उड़िया है तो सब लोग उड़िया बोलेंगे, उड़िया में भी बहुत अलग अलग सी होती हैं भाषाएं। तो भाषा की दृष्टि से भी बच्चे अलग अलग होते हैं। जो अलग अलग होना, इसी को ही कहते हैं विविधता, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी यूजिंग टीएलएम एबी एड्स, ठीक है। टीएलएम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। जो भी आप पढ़ाने के लिए, जो भी बच्चे को सिखाने के लिए जिन जिन मटेरियल का आप यूज करेंगे उन्हें कहेंगे टीएलएम। एबी एड्स क्या है? ऑडियो वीडियो एड्स, ठीक है। यानी कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वो शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती हैं। आप किसी भी पाठ को पढ़ाएं, उस पाठ को पढ़ाने के लिए आप जिन जिन वस्तुओं का यूज करते हैं वो सब क्या आएंगे? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां तो हैं ही, एनिमेशन आदि नई सामग्री भी इनमें जुड़ गई है। पाठ्य पुस्तक क्या है? एक परंपरागत सामग्री है। जब कुछ नहीं था तब भी क्या था? एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक को देखते हुए पढ़ा सकता है। तो पाठ्य पुस्तक एक परंपरागत सामग्री है टीचिंग लर्निंग के लिए, ठीक है। बहुत एक पुरानी सामग्री है। अब नए तरीके से क्या आया है, जैसे कि मोबाइल में दिखाते हैं, ठीक है। एनिमेशन हो चाहे प्रोजेक्टर हो, ये सब क्या होंगे? नई सामग्री, नई टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इन सामग्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, वरन सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल में संजोए रखने में भी सहायक होता है। जब बच्चे को आप सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ पुस्तक दिखाकर पढ़ाएंगे या फिर पुस्तक भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कहते हुए पढ़ाएंगे, तो बच्चा क्या होगा? ज़्यादा नहीं सुनेगा। छोटे छोटे बच्चों के पास, चाहे आप छोटे छोटे क्या, अगर आप 9-10 क्लास की बच्चे भी ले जाओगे ना, तब भी वो लोग बैठ के नहीं सुनते हैं। जब तक एक जो पढ़ाई, आपकी जो टीचिंग मेथड है, जब तक उनको रुचिकर नहीं लगता तब तक वो नहीं सुनते हैं। आप चाहे कितना भी बड़बड़ करो, वो नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप क्या करें कि टीएलएम का यूज करें, ठीक है। चार्ट लेके जाएं, कोई मॉडल लेके जाएं, कोई नमूना दिखाएं, कोई वास्तविक चित्र दिखाएं, ठीक है, प्रोजेक्टर में दिखाएं, तो क्या होता है? बच्चे जो है रुचि लेते हैं, पढ़ाई में रुचि लेते हैं
और बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखने लगते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ रुचि लेते हैं, रुचि भी लेते हैं, उसके साथ साथ वो जो भी देखते हैं, जो भी सीखते हैं, टीचर जो भी टीएलएम के जरिए जो भी समझाता है, बच्चे उसको बहुत देर तक याद भी रख पाते हैं, ठीक है। बार बार रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक ही बार में देखते हुए समझ जाते हैं और सुनकर उसको याद भी रख लेते हैं। दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। अब अगर बच्चे एक शिक्षक की बातों को इंटरेस्ट के साथ सुने, तो शिक्षक क्या करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि बच्चे मेरे पाठ को सुन रहे हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। यानी कि टीएलएम के माध्यम से क्या होता है, बच्चे सक्रिय रूप से सुनते हैं, ध्यान देते हैं पाठ के प्रति, शिक्षक भी रुचि लेता है क्योंकि बच्चे उसका साथ देते हैं। तो इस तरह से जो कक्षा का वातावरण है वो कैसा बनता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है और उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षक कहलाता है, जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो शिक्षक आदर्श शिक्षक होता है जो अपने जो भी विषय वस्तु होता है, जो भी विषय को वो पढ़ाता है, उसको टीएलएम के सहारे पढ़ाए। और आदर्श शिक्षण क्या है, वो शिक्षण जिसमें शिक्षक टीएलएम के जरिए छात्रों को विषय वस्तु को समझाता है, ठीक है। क्योंकि ये न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है, चाहे वो वास्तविक वस्तु हो, चित्र, चार्ट या कोई तकनीकी उपकरण, सभी से छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब निर्माण करता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसा नहीं है कि जो टीएलएम है सिर्फ ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले जाएं, ठीक है, कोई भी चार्ट ले जाएं, बच्चा आपके बातों को सुनेगा। सबसे पहले तो वो चार्ट को देखेगा, ठीक है, फिर उसको इंटरेस्ट होगा कि इस चार्ट में क्या है। फिर आप जब धीरे धीरे बोलते जाएंगे तो वो सुनेगा आपकी बातों को, तो उससे धीरे धीरे पता चलेगा अच्छा ये बातें हैं, तो वो रुचि लेता है, ठीक है, ध्यान भी केंद्रित हो गया, रुचि भी उसमें आई, ठीक है, और वो प्रेरित भी होता है कि अच्छा तो सर ऐसे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे और भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रेरित होता है। और जब भी आप कोई मतलब चार्ट दिखाते हैं ना, अगर चार्ट में कोई सपोज आप बस का चित्र बनाए हैं, ठीक है, बस का कोई रास्ता का, और सपोज वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि बस में टीटू जा रहा है अपने पापा के साथ, तो बच्चों के मन में क्या होता है, बच्चे ना बहुत जल्दी चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं। तो उसके दिमाग में सटाक से क्या इमेजिन आएगा, वो क्या इमेजिन कर पाएगा कि उसको मतलब अपने ही सामने आप चार्ट दिखा रहे होंगे लेकिन उसके सामने क्या दिख रहा होगा, सच्ची में एक बस दिख रहा होगा, ठीक है, एक बस है, उसमें टीटू जा रहा है अपने पापा के साथ, वो उतना तक इमेजिन कर चुका होगा। और ये उसके याद रखने के लिए, पाठ को याद रखने के लिए, पाठ को समझने के लिए, पाठ में रुचि लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है। अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं, अनिवार्य भी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो टीएलएम का प्रयोग शिक्षक के लिए सिर्फ वांछनीय नहीं है, मतलब सिर्फ आवश्यक ही नहीं है, वरन अनिवार्य भी है, मतलब लेके ही जाना है, ठीक है। बिना टीएलएम के आप कभी भी छात्रों को सक्रिय रूप से अपने टीचिंग लर्निंग मेथड में आप उन्हें कभी भी उनका साथ नहीं पा सकते हैं। वो हमेशा बिना टीएलएम के उब जाएंगे और आप क्लास को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो एवी एड्स हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो एड्स, कुछ होते हैं श्रव्य सामग्री जिसे सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं दृश्य सामग्री जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, और कुछ होते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री जिन्हें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। श्रव्य सामग्री में क्या आता है, यूएसबी ड्राइव, ठीक है, कैसेट, माइक्रोफोन,
और दृश्य सामग्री में क्या आता है? चार्ट, वास्तविक वस्तुएं, फोटोग्राफ, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, वास्तविक वस्तु दिखा सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या आता है? स्लाइड आता है, टेप आता है, फिल्में, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, यूट्यूब। अब जिसके भी सहारे आप अपने पाठ को पढ़ा रहे हैं ना क्लास में, वो सब क्या है? टीएलएम है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं क्या है? संगणक, ग्राफ दर्शाने वाले कैलकुलेटर, टैबलेट, स्मार्टफोन। कुछ भी, कोई भी चीज आप लेकर दिखा रहे हैं क्लास में आपके पढ़ाने को क्या करने के लिए? इंटरेस्टिंग करने के लिए, वो क्या होता है? टीएलएम। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और एक क्या है? एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर। ठीक है, बच्चा क्या करता है? बहुत कुछ अनुभव करता है। ठीक है, अपने आसपास से देख के, मतलब उसके अपने अपने ही मस्तिष्क में बहुत सारे धारणाएं होती हैं। ठीक है, कोई सच हो चाहे झूठ हो, उसके अंदर अंदर बहुत सी बातें होते हैं। उनको आप लेकर, मतलब उसके दिमाग में जो चीजें हैं उनको लेकर आप कैसे, जो क्लास में विविधता है, कक्षा विविधता है, उसको आप कैसे डील करेंगे? प्रासंगिक शिक्षण शिक्षण और सीखने के रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। सीखना तब होता है जब शिक्षक जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं कि छात्र अपने अनुभवों के आधार पर अर्थ का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर में क्या है कि शिक्षक जो है, जो भी पाठ को वो पढ़ा रहा है, उसको कुछ इस तरह से पढ़ाए कि बच्चे के मन में जो भी विचारधाराएं हैं उनको वो, आप शिक्षक जो पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके साथ वो टैली कर पाए। ठीक है, सपोज शिक्षक क्या पढ़ा रहा है कि गाय जो है, गाय के 4 पाँव हैं। ठीक है, गाय के 4 पाँव हैं, वो पढ़ा रहा है, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं? चतुष्पद प्राणी। ठीक है, चतुष्पद प्राणी कहते हैं क्योंकि उसके 4 पैर है। तो यहाँ पर बच्चे के दिमाग में क्या है? बच्चे को ये तो पता है कि उसने गाय देखा है। ठीक है, गाय देखा है तो उसको पता है गाय के 4 पैर हैं। तो यहाँ पर आपने उसको क्या बोला? उसको चतुष्पद प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो वो फटाक से अपने दिमाग में जो है, उसका जो विचारधारा है कि गाय के 4 पैर हैं, तो उसे चतुष्पद प्राणी कहते हैं। यानी कि वो ये समझ जाएगा कि अगर किसी के पास 4 पैर हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? चतुष्पद प्राणी। मतलब वो खुद ही एक अर्थ निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भी आप एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, जो भी आप एग्जाम्पल्स लेके अपने पाठ को पढ़ाते हैं, वो जो उदाहरण है वो बच्चे के आसपास से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चे के दिमाग में वो सब घूमते रहें। ठीक है, प्रासंगिक शिक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समस्या समाधान पर जोर दिया जा रहा है, यह स्वीकार करते हुए कि शिक्षण और सीखने को कई संदर्भों में होने की आवश्यकता है। छात्रों को यह सीखने में सहायता करना कि वे अपने सीखने की निगरानी कैसे करें और इस प्रकार स्व विनियमित शिक्षार्थी बने। छात्रों के विविध जीवन संदर्भ में शिक्षण का संचालन, छात्रों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ध्यान बस इतना रखिए कि आप एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर, इसमें क्या करना है? मतलब छात्र के दिमाग में बहुत सारे विचारधाराएं होती हैं। ठीक है, उसके पास बहुत कुछ अपना ही अनुभव होता है, तो टीचर को इस कदर अपना जो भी तथ्य छात्र के सामने प्रदर्शित करना है कि छात्र अपनी विचारधाराओं को टीचर के तथ्यों के साथ टैली कर पाए और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मतलब शिक्षक जो भी पढ़ा रहे हैं उसका संबंध छात्र के आसपास के वातावरण से होना चाहिए। अगर आप उसको बहुत दूर दूर तक, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास में जितना चीज़ें उसने देखा है, सिर्फ वो उसी को इमेजिन कर सकता है, उसी के बारे में सोच सकता है। आपने पीएचडी कर रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप पीएचडी लेवल का तथ्य उसके सामने समझा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपको एक बच्चे के सामने जब आप पढ़ा रहे हैं, तो खुद को भी एक बच्चे की
समान स्तर पर रखकर पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा भी जो है वो ठीक तरह से समझ पाए। उसके बाद देखिए ग्रुप लर्निंग क्या है। ग्रुप लर्निंग समूह अधिगम, ठीक है। इस अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। सीखने वाले को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। आप आवश्यकता पड़ने पर इसमें शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। ग्रुप लर्निंग समूह अधिगम, इसमें क्या होता है, कक्षा में बच्चों को समूह में बांटा दिया जाता है, ठीक है, समूह ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। 10-12 बच्चे, कितने भी बच्चे आप ले सकते हैं ग्रुप लर्निंग में, ठीक है, और उनको आपस में चर्चा करने दे दिया जाता है। वो लोग अपने आपस में किसके पास क्या समस्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, वो आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि वो वहाँ पर स्वतंत्र होते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं होता है कि सिर्फ इसी विषय में डिस्कशन करना है या फिर कुछ। अगर कोई ये भी है कि बस इसी विषय में डिस्कशन करना है, तब भी क्या डिस्कशन करना है ये कोई बाध्यतामूलक नहीं होता है। बच्चे अपने हिसाब से अपने मन में जो भी होता है वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, उसका निष्कर्ष वो खुद निकालते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर भी उनको कोई डाउट होता है तो वहाँ पर क्या मतलब वो किसकी सहायता ले सकते हैं, टीचर की, ठीक है। स्मॉल ग्रुप लर्निंग क्या है, छोटा समूह, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं। स्मॉल ग्रुप लर्निंग एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो छोटे समूहों में सीखने वाले व्यक्तियों पर केंद्रित है। यह मॉडल इस विचार पर आधारित है कि छोटा समूह सीखने का प्रारूप शिक्षार्थियों को न केवल किसी विषय की अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि उनके विचारों की तुलना भी करता है, जिससे एक गहन और अधिक सार्थक सीखने की अनुमति मिलती है। समूह का आकार छोटे समूह को एक साथ साझा करने और सीखने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए 7 से अधिक समूह का आकार छोटे समूहों में विभाजित हो जाता है और सीखने की सुविधा में सहायता के लिए छात्र को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि एक अध्ययन से पता चलता है कि सबसे अच्छा आकार 5 छात्रों का है। तो ये जो 5 छात्र वाला लिखा है ये इसका रूल है, ठीक है। जब आप छोटे समूह अधिगम करवाएंगे छात्रों से, तब क्या होगा, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में भाग करना है। छोटे छोटे यानी कि 5 बच्चे काफ़ी हैं, 5-5 बच्चों को एक एक ग्रुप कर देना है। देखिए जब एक समूह अधिगम होता है, वहाँ पर अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी बच्चे अगर कोई दब जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ कोई छुप जाए तो मतलब वहाँ पर आप उसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे समूह होते हैं, 5 बच्चों की या फिर 4 बच्चों की अगर आपने समूह कर दिया है, तो वहाँ वहाँ पर क्या होगा, हर एक को बोलने की वहाँ पर अवसर मिलेगा, ठीक है। 5 ही बच्चे हैं, 5 बच्चे, हर एक बच्चा अपने मन में जो भी होगा वो बोलेगा, जो भी समस्या होगा वो सामने वाले को कहेगा। वहाँ पर शिक्षक को भी ये मतलब इजी रहता है कि बच्चों के पास क्या समस्या है उसका समाधान करे। तो ये जो छोटे समूह अधिगम होता है ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। बड़े समूह में आप शायद सभी के जो भी समस्याएं होते हैं, ठीक है, उनका आप समाधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा समूह है तो वहाँ पर आप जल्दी उनके समस्याओं का हल निकाल सकते हैं
और वो ज़्यादा रुचिकर रहता है। ठीक है। उसके बाद है सेल्फ लर्निंग, स्व अधिगम, यानी कि खुद पढ़ना। स्व अधिगम अर्थात बच्चा स्वयं पढ़ता है, कक्षा में हो सकता है या फिर कक्षा के बाहर भी। कक्षा में अगर बच्चा स्वयं अधिगम कर रहा है तो शिक्षक का फर्ज यह है कि जहाँ भी बालक को कठिनाई महसूस हो, शिक्षक उसे दूर करे और छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करे, जिससे बच्चा सही दिशा में जा सके। स्व अधिगम देखिए क्या है। स्व अधिगम यानी कि खुद पढ़ना। ठीक है। चाहे आप घर पर खुद पढ़ो तो भी वो स्व अधिगम, चाहे आप लाइब्रेरी में खुद पढ़ो तो भी वो स्व अधिगम, चाहे आप कक्षा में खुद पढ़ो तो भी वो स्व अधिगम। अगर लेकिन जब आप कक्षा में खुद पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको आपके साथ देने के लिए कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। आप पढ़ते पढ़ते अगर कहीं पर भी आपको कठिनाई महसूस होती है, कोई भी डाउट होता है कक्षा में या फिर विद्यालय में, ठीक है, वहाँ पर आपको सहायता देने के लिए, आपको मार्गदर्शन दिखाने के लिए कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि समावेशी शिक्षा है। ठीक है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चे एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में। इसका मतलब उन समूहों के लिए सीखने के वास्तविक अवसर हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से बाहर रखा गया है। न केवल विकलांग बच्चे बल्कि अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले भी। समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं और अक्षमताओं को नगण्य करके सभी को शामिल करने के लिए संदर्भित करती है। यह कक्षा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बच्चे की विविधता को महत्व देती है और अधिगम और आगे बढ़ने के लिए सभी समान अवसरों की सुविधा प्रदान करती है। तो समावेशी शिक्षा में होता क्या है कि सभी के लिए, सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक ही स्कूल रहेगा, एक ही कक्षा रहेगा, एक ही अध्यापक रहेगा। ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब पूरे स्कूल में एक ही कक्षा है, एक ही अध्यापक है, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के बच्चों को समान शिक्षक पढ़ाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई विकलांग बच्चा है, कोई दिव्यांग बच्चा है, तो उसको अलग से कक्षा में बिठाया जाए। जो दिव्यांग होगा उसको, वो जो क्लास में बैठेगा, जो सामान्य बच्चा होगा वो भी वही क्लास में बैठेगा, जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो भी वही क्लास में बैठेगा। सभी बैठेंगे सेम क्लास में, सेम टीचर आके पढ़ाएंगे। ठीक है। और जो भी सामान्य बच्चे से कुछ मतलब अलग है, कोई मतलब होते हैं ना कि मानसिक तरह से कुछ बीमारियां होते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान भी रखा जाएगा और सभी एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी में क्या क्या है। पहले तो ये है कि क्लासरूम डाइवर्सिटी यानी कि क्लास में बहुत से अलग अलग बच्चे होते हैं। ठीक है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो आप कैसे वो जो अलग अलग बच्चे हैं उनको टीएलएम यूज करके कैसे डील करेंगे? तो जब भी आप कोई टीएलएम यूज करेंगे तो बच्चे क्या होंगे? रुचि लेंगे पढ़ने में और वो उत्साहित होंगे, आपका साथ देंगे, चुपचाप क्लास में बैठेंगे, सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे, तो शिक्षक को भी रुचिकर लगेगा क्लास। तो इस तरह से आप टीएलएम यूज करके बच्चों को, जो बच्चे की विविधता है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। टीएलएम यूज करके अगर कोई बच्चा मतलब देख के सीख सकता है तो वो आप उसको दृश्य सामग्री दिखाएंगे ताकि वो देख के सीख पाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप विविधताओं को डील करेंगे। और उसके बाद है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर। ठीक है। इसमें क्या करना है कि बच्चे की जो विचारधाराएं हैं, बच्चे के जो अनुभव हैं, बच्चे के आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसको आप ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्रुप लर्निंग है, जिसमें आप क्लास को समूह में बांटेंगे और वो एक दूसरे के साथ चर्चा करके पढ़ेंगे। स्मॉल ग्रुप लर्निंग में क्या है? छोटे छोटे समूह करेंगे, 5-5 बच्चे होंगे, वो आपस में जो भी समस्याएं होंगे उनका समाधान करेंगे और शिक्षक क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। सेल्फ लर्निंग में क्या है कि बच्चा खुद पढ़ेगा, चाहे घर में पढ़े, विद्यालय में पढ़े, कहीं भी पढ़े। लेकिन अगर वो विद्यालय में सेल्फ लर्निंग कर रहा है तो शिक्षक उसका मार्गदर्शन करेगा।
और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि सभी प्रकार के बच्चे, दिव्यांग हो, सामान्य हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, वो सभी एक ही समान कक्षा में पढ़ेंगे, समान शिक्षक उन्हें पढ़ाएँगे और जो भी मतलब सामान्य बच्चे से जो भी थोड़ा-सा अलग हैं, उनके लिए जो भी आवश्यकताएँ होंगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है?